अप्रैल माह में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता जीएसटी संग्रह एकीकरण और अनुपालन की सफलता को है दर्शाता। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ आज। मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी होगी व्यवस्था। पीएलएफआई के गिरफ्तार जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया की निशानदेही पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगल से भारी मात्रा में हथियार बरामद। खूंटी में करीब 871 किलोग्राम अवैध डोडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और हटिया सांकी हटिया पैसेंजर ट्रेन का 4 मई से पुनः होगा परिचालन। चांडिल रेलवे स्टेशन पर टाटानगर गोड्डा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष अप्रैल में प्राप्त सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व 1,87,000 करोड़ रुपए के साथ अब तक का सर्वाधिक संग्रह है। कुल राजस्व में से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर सीजीएसटी 38,440 करोड़ रुपए, राज्य वस्तु और सेवा कर एसजीएसटी 47,412 करोड़ रुपए और एकीकृत वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपए है। वहीं उपकर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस बीच ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कर की कम दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह दर्शाता है कि जीएसटी ने कर अनुपालन की व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश की अनेकों महिलाओं को उनके अपने पक्के घरों का स्वामित्व प्रदान कर उन्हें न्यू इंडिया की लखपति दीदी बना दिया है। क्या आप लखपति दीदी से मिले? क्या कहा? नहीं, चलिए हम मिलाते हैं आपको न्यू इंडिया की लखपति दीदियों से। तो ये फायदा हुआ, पहले कच्चों में रहते थे, पक्के मकान में रह रहे हैं, आराम से है। तो मोदी जी का बहुत बहुत आभार। खुद की छत मिली, खुद के लिए घर मिला। मेरा ये मकान अब चलो थोड़ी बहुत सुधार गया, बाकी मैं खुश हूँ। दशकों से हमारे समाज में ये परंपरा रही है कि घर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो तो पुरुष के नाम पर, खेत हो तो वो भी पुरुष के नाम पर, महिलाओं के नाम पर तो कुछ होता ही नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ इस रिवाज को ही बदल दिया है। हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें, ये हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। अब वो लखपति दीदी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत के घर की वो मालकिन बनी है। जितनी बधाई दूं उतनी कम है। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों में अब महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जा रही है। अपने सपनों के पक्के घरों में गृह प्रवेश के साथ ही देश में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अब एक नए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरकर बन रही हैं लखपति दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या 1 लाख से अधिक होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना की सफलता उत्साहित करने वाला है। राज्य के वंचित और गरीब बच्चों को समय की मांग के अनुरूप उत्कृष्ट शिक्षा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आज जिला स्तरीय 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। राज्य के धुरवा स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव उच्च विद्यालय से मुख्यमंत्री इस नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये सभी 80 विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा इन उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी आज कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ
एश्योरेंस प्रदीप मिश्रा को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। वहीं रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को 4 मई को दोबारा ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को लेकर समन जारी किया गया है, जबकि रांची के व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को 8 मई को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। इससे पहले कल रांची के डिप्टी रजिस्ट्रार वैभवमणि त्रिपाठी से ईडी ने घंटों पूछताछ की। वैभवमणि त्रिपाठी पर रांची में सेना की जमीन और चेशायर होम रोड की जमीन खरीद बिक्री का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री अनुज जेल से बाहर निकलकर रांची के बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। बाद में श्री एक्का ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद फिर से जनता के बीच जाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता अधूरे कामों को पूरा करना है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को विकास राशि उपलब्ध कराने में कोई भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य का फंड यह देखकर नहीं रोकती कि उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिसका वो जिक्र नहीं करते होंगे, जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, पहले पैसा दिया उसका हिसाब नहीं दिया, तो वो तो किसी भी की भी सरकार हो वहां केंद्र में वो मांगेंगे भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो नहीं देंगे तो, या आपने फंड्स लिया था इस पर्पज के लिए एंड यू हैव डाइवर्टेड द फंड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछेगी ये इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये तो रूटीन प्रोसीजर है। हालांकि वो आरोप लगाते हैं वो आरोप गलत है। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन कल से शुरू हो गया है। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। और इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक तय किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल http://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पुरस्कार की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों, विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों, सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। सभी लोग इन पुरस्कारों के पात्र हैं, चाहे उनका कोई पंथ, व्यवसाय, पद या लिंग हो। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल हैं, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं। स्वतंत्रता सेनानी सरजू पांडे की जन्म शताब्दी वर्ष पर कल रांची में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जबकि विशिष्ट अतिथि विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर स्वर्गीय पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान को याद किया गया। संपूर्ण शिक्षा कवच कार्यक्रम से जुड़कर इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले दुमका जिले के 4 छात्रों ने जेईई मेंस में सफलता प्राप्त की है। जिले के उपायुक्त ने एक वीडियो साझा कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मेरे शहर दुमका प्रशासन के द्वारा दुमका के बहुत सारे स्टूडेंट को IIT जेईई की तैयारी करने के लिए के माध्यम से एक बैच के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दुमका के प्रशासन को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा इस स्टेप के लिए, जो हम जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। धन्यवाद।
पीएलएफआई के जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया की खूंटी से गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र के जंगल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। सीआरपीएफ, पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और खूंटी पुलिस के संयुक्त अभियान से गिरफ्तार किए गए जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया से पूछताछ के दौरान उसने पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी थाना क्षेत्र में हथियार छिपाकर रखने की बात स्वीकार की थी। इस पर छापेमारी कर एक HK-33 राइफल, 2 315 बोर की राइफलें और मैगजीन, 250 जिंदा कारतूस समेत अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर खूंटी थाना क्षेत्र के बरबंदा के जंगल से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक वाहन में रखे करीब 871 किलोग्राम अवैध डोडा और 20,000 रुपए बरामद किए हैं। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी है। इस सिलसिले में आयुष मंत्रालय की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले जयपुर में विशाल योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 20,000 लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। स्थानीय अधिकारियों और योग से जुड़े स्थानीय संस्थानों के सक्रिय सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आज होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 20,000 लोग एक साथ सामूहिक योगाभ्यास उन्होंने किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। अगले 21 को 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे योगा हम सफलपूर्वक मनाने जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए आज हम लोगों ने अलग अलग काउंटडाउन प्रोग्राम शुरू की है। 100 डेज, 75 डेज, 50 डेज और 25 डेज। तो आज 58 काउंटडाउन प्रोग्राम अब राजस्थान की धरती पे आप लोगों को सहयोग की वजह से संभव हुई है। और आज इस कार्यक्रम के लिए हमें जो सहयोग आप लोगों से मिले है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए हटिया सांकी हटिया पैसेंजर ट्रेन का पुनः परिचालन करने का निर्णय लिया है। रांची रेल मंडल से परिचालित यह ट्रेन 4 मई से प्रतिदिन हटिया और सांकी से प्रस्थान करेगी। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग रांची के अनुसार कई जिलों में गरज और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कई जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, खूंटी, गुमला, कोडरमा और सरायकेला जिले में मौसम विभाग ने वज्रपात से सावधान रहने की चेतावनी जारी की। झारखंड समेत देश भर में बेमौसम वर्षापात की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। देश के अधिकांश हिस्सों में थंडरस्टॉर्म, रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में है और पेनिनसुला इंडिया तमिलनाडु तक भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। और वेस्टर्न इंडिया में येलो कलर वार्निंग रखा गया, जैसे गुजरात, राजस्थान और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के ऊपर। और इसलिए सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत चक्रधरपुर के राखा आसनतलिया में झारखंड के लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप की पहल से अधिष्ठापित आदिवासी वीरांगना सिंगी
कुइलीदाई डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। उपायुक्त ने ग्रामीण स्तर के बच्चों के लिए सामुदायिक लेवल पर डिजिटल पुस्तकालय का संचालन करने के वास्ते उनकी पूरी टीम को बधाई दी। चांडिल रेलवे स्टेशन पर टाटानगर गोड्डा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। रांची सांसद संजय सेठ ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बीते एक सप्ताह में इस स्टेशन पर 3 ट्रेनों का ठहराव शुरू हुआ है। इन ट्रेनों का ठहराव आरंभ होने से क्षेत्र की जनता में अपार हर्ष है। देवघर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और साइबर थाना के संयुक्त तत्वावधान में जिले के एक स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने उपस्थित छात्रों और शिक्षकों को साइबर क्राइम के बारे में विस्तृत जानकारी दी और इसकी रोकथाम के टिप्स दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कल्याण विद्यालय और स्किल सेंटर जैसी संस्थानों के माध्यम से भावी पीढ़ियों को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक तौर पर दक्ष बनाने के लिए 28 आवासीय शिक्षण संस्थान में ओपन जिम अधिष्ठापन का कार्य जारी है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में 14 संस्थानों में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष संस्थानों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। रांची सांसद संजय सेठ ने ईचागढ़ स्थित सांसद समाधान केंद्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनका कुशलक्षेम पूछा। इस दौरान रांची सांसद ने क्षेत्र की समस्याओं और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की तथा समावेशी विकास पर बल दिया। देवघर जिले में मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान अनवरत जारी है। जिले के उपायुक्त ने इस अभियान के तहत आज बनाए गए शिविरों की सूची साझा की। उन्होंने कहा कि मिजल्स रूबेला को लेकर प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि 9 माह से 15 वर्ष तक सभी बच्चों को 100% टीके से आच्छादित किया जा सके। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा श्रम अधीक्षक कार्यालय परिसर में श्रमिक दिवस के अवसर पर आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह में लाभार्थियों के बीच छात्रवृत्ति, बीमा राशि, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र समेत कई परिसंपत्तियों का वितरण किया। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक फोटो साझा कर सुप्रसिद्ध फिल्मकार भारत रत्न सत्यजीत रे की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची के रिम्स अस्पताल में इलाजरत पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा के माता पिता से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना तथा ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या का हैदरनगर एवं उटारी रोड स्टेशन पर स्टॉपेज होने की सूचना पाकर स्थानीय लोग हर्षित हैं। उटारी रोड प्रखंड के जिला परिषद सदस्य अरविंद सिंह के नेतृत्व में लोगों ने इस पहल में अहम भूमिका निभाने वाले पलामू सांसद विष्णु दयाल राम का स्वागत और अभिनंदन किया। तमिलनाडु के तिरुवंतमलई में 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित 21वीं नेशनल जूनियर फेडरेशन कप में बोकारो थर्मल की आशा किरण बारला ने 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर जिला और राज्य का नाम रोशन किया। बोकारो उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेदिनीनगर में महात्मा गांधी पार्क के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग और आम लोग भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोकारो पहुंचे, जहां कई स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। और अब एक नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर। सेवा कर राजस्व संग्रह ने इतिहास रच दिया है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सर्वाधिक कलेक्शन है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है। भारत मार्च महीने में यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड फ्यूल सप्लायर बन गया। एनालिटिक्स फर्म कैपलर की रिपोर्ट में बताया गया कि यूरोप की भारतीय क्रूड ऑयल उत्पाद पर निर्भरता बढ़ी है। उधर भारत रिकॉर्ड मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल भी खरीद रहा है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस साल तेजी देखी जा रही है। आंकड़े देखें तो अप्रैल का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 4 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। माना जा रहा है कि मजबूत फैक्ट्री ऑर्डर और प्रोडक्शन की वजह से अप्रैल में 56.4 से बढ़कर अप्रैल में 57.2 हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का अप्रैल का आंकड़ा S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ने जारी किया है। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने अमेरिका के संकटग्रस्त फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण कर लिया। बैंक को बचाने के सभी प्रयासों के
विफल होने के बाद ऐसा किया जा रहा है। संकट में फंसने के बाद बैंक को रेगुलेटर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। खेल जगत में क्या है खास, देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन ने ताशकंद में जारी IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार कांस्य पदक जीत चुके हुसामुद्दीन ने 57 किलो वर्ग के अपने पहले मुकाबले में मैसेडोनिया के एलेन रुस्तमोवस्की के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की। हालांकि 60 किलो भार वर्ग में भारत के वरिंदर सिंह उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज के खिलाफ हार गए। आज टोक्यो ओलंपिक और 2019 एशियाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके आशीष चौधरी और पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हर्ष चौधरी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। गुजरात टाइटंस ने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को पिछले मैच में एक नजदीकी मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 9 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी। गुजरात टाइटंस इस वक्त 12 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 4 अंक के साथ आखिरी स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए। टीम के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसी ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। वहीं विराट कोहली ने 31 रन की पारी खेली। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 19.5 ओवर में 108 रन ही बना सकी। लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा 23 रन के गौतम ने बनाए। बैंगलोर की तरफ से जोश हेजलवुड और करण शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच इस साल के यूएस ओपन में हिस्सा ले पाएंगे। अमेरिका ने पुष्टि कर दी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 का टीका लगवाना अनिवार्य नहीं है। 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच अपने वैक्सीनेशन स्टेटस की वजह से पिछले साल यूएस ओपन में नहीं खेल पाए थे। 35 वर्षीय जोकोविच इंडियन वेल्स और मायामी में आयोजित पिछले 2 मास्टर्स इवेंट में भी हिस्सा नहीं ले पाए। अमेरिका की पॉलिसी 12 मई से बदलेगी, जिसका मतलब है कि जोकोविच अगस्त में होने वाले यूएस ओपन में खेल पाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में लेस्टर सिटी और एवर्टन ने 2-2 से ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के बाद दोनों ही टीमों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दोनों ही क्लब मैच की शुरुआत से पहले तालिका में नीचे की 3 टीमों में शामिल थे। ड्रॉ के बाद 1 अंक मिलने से लेस्टर ड्रॉप जोन से बाहर आ गई है, लेकिन एवर्टन 19वें स्थान पर बनी हुई है और 17वें स्थान पर मौजूद लीड्स से 1 अंक पीछे है। आर्सेनल की टीम महिला चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई। दर्शकों से खचाखच भरे एमिरेट्स स्टेडियम में आर्सेनल को 2 बार की विजेता वोल्सबर्ग के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच को देखने के लिए रिकॉर्ड 60,063 प्रशंसक स्टेडियम में मौजूद थे। इंग्लैंड में महिलाओं के किसी फुटबॉल मैच के लिए ये एक नया रिकॉर्ड रहा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। युद्धग्रस्त देश सूडान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी और वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी लगातार जारी है। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। जेद्दा से 10वीं आउटबाउंड उड़ान के जरिए 231 लोगों को विमान से अहमदाबाद लाया जा रहा है। इससे पहले कल पोर्ट सूडान से वायुसेना के 2 विमानों के जरिए 257 फंसे भारतीयों को जेद्दा लाया गया था। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि सांस संबंधी दमा रोग के लक्षण और उपचार के बारे में। दमा के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व दमा रोग दिवस। दमा एक श्वसन रोग है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। दमा से प्रभावित व्यक्ति में सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आने पर व्यक्ति की श्वसन नलिकाओं में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है और व्यक्ति को समस्या होती है। आज हम विश्व दमा रोग दिवस मना रहे हैं। ये हर साल 2 मई को मनाया जाता है और ये बेसिकली WHO ने ये दिन डिसाइड किया है
इस दिन हम अस्थमा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए करते हैं। और इस वर्ष के लिए जो थीम रखा गया है WHO का विद जीना रखा है कि अस्थमा केयर टू ऑल, मतलब जितने भी अस्थमा के रोग हैं सबको उसका केयर मिलना चाहिए। दमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसमें यूजुअली सांस की दिक्कत होती है, कफ होता है, और सांस की दिक्कत ना एक खास तरह की होती है, इसमें वीजिंग होती है, विसलिंग साउंड जैसी आती है। दूसरी एक खास बात होती है कि बहुत सारे मरीजों में ये मौसम जैसे चेंज होता है तो सीवियरिटी भी चेंज होती है। तो अगर ये लक्षण हैं तो आदमी को सोचना चाहिए कि मेरे को अस्थमा हो गया है। फिर कुछ ट्रिगर भी होते हैं, जैसे मौसम चेंज होने पे एक होता है, दूसरा जैसे कोई परफ्यूम यूज करता है या जैसे घर की औरतें खाना बनाती हैं तो वो फ्राई करती हैं, उससे जो तीखी स्मेल निकलती है वो होता है। फिर कई बार जो डस्ट से होता है, पोल्यूशन से होता है, तो इतने सारे ट्रिगर होते हैं, सबको नाम लेना मुश्किल है, पर हर एक मरीज के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। ट्रिगर्स यानी वो तत्व जिनसे दमे के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे कई तत्व हो सकते हैं जैसे घर में धूल, मिट्टी, धुआं, वायु प्रदूषण, पराग के कण, तेज गंध, अचानक तापमान में परिवर्तन, इन सभी तत्वों से दमे का दौरा पड़ सकता है। अस्थमा का पूरी तरह कंट्रोल हो सकता है और इतनी अच्छी दवाइयां अभी बनी हुई हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो आपके अस्थमा के लक्षण पूरी तरह कंट्रोल रहेंगे और आप अपना जीवन जैसे आम आदमी है बिल्कुल वैसे ही जी सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। पर आपको समझना पड़ेगा जो दवाइयां हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी रेगुलर तौर पे। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एक लोगों में मिथ है कि आप अगर इसकी दवाई लेंगे जो कि इनहेलर होते हैं, और इनहेलर से पता नहीं क्यों समाज में एक ये भ्रांति है कि इससे तो मेरे को आदत पड़ जाएगी। तो ये सबसे जरूरी है ये समझना कि इससे आदत नहीं पड़ती है और ये दवाई काफी कारगर होती है अस्थमा कंट्रोल करने के लिए। यदि दमे का सही इलाज न हो या इसके लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो गंभीरता बढ़ सकती है। आवश्यक है कि दमा होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए जिससे व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। AI आधारित टूल का उपयोग कर भारत डिजिटल हेल्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो हेल्थ केयर सर्विसेज को इजी बना रहा है और एक्सेसिबल कर रहा है। आप बताइए कि किस तरीके से आपका AI काम कर। हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने फॉर एक्सरेज के लिए 4.5 मिलियन स्कैन्स लिए जिसमें रेडियोलॉजी रिपोर्ट था, और वहां से फिर हमने एक रिपोर्ट क्रिएट किया है जहां से AI अब अपने आप आपको एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे देगा जो कि क्लिनिशियंस यूज कर सकते हैं टू रिपोर्ट फास्टर, टू रिपोर्ट विद मोर कॉन्फिडेंस। हमने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जो लोगों के घर तक पहुंच सके और एक्सरे जैसे अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे होता है आजकल जो हाथ में लेके गांव तक जा सकते हो, हम उस एक्सरे के ऊपर AI डालते हैं, गांव में जाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ये ऐसे एक्सरे आता है, ये ओरिजिनल होता है, उसके ऊपर हम अपना AI का ओवरले डालते हैं, हम लेबल करते हैं कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है, फिर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग NLP यूज करके उसी एबनॉर्मेलिटी को हम लिस्ट अगर कहें तो कम समय में ताकि ट्रांसमिशन ना हो डिजीज का। किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्या फायदा उससे होता है? हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है ये वेरेबल और ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ये वेरेबल माँ की पेट पे लगता है, वो बच्चे की हार्ट रेट, लेबर पेन, मदर की हार्ट रेट, बेबी किक, ये सब मॉनिटर करता है। उसको डेटा को मोबाइल ऐप पे भेजता है और वो डेटा डॉक्टर रिमोटली देख सकता है। तो रूरल एरिया में जैसे आशा वर्कर, ANM, ये सब ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठ के, CHC में बैठ के वो डेटा को देख सकती हैं। ये ECG डिवाइस है, होम मॉनिटरिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा पॉकेट साइज ECG डिवाइस है, इसको आप घर में रख सकते हैं, अफोर्डेबल है। आप अपने मॉनिटरिंग करके डॉक्टर को रिपोर्ट भेज सकते हैं और डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करके घर बताए। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली जो आज की डेट में जो कार्डियक डिजीज बढ़ रही है तो उसको बहुत अर्ली। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। अप्रैल माह में रिकॉर्ड GST संग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता GST संग्रह एकीकरण और अनुपालन की सफलता को है दर्शाता। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ आज। मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी होगी व्यवस्था।